नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 20 कर चुके हैं। आज जो नंबर है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इसमें हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्जाम पीरियड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देरी न करते हुए सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x 10 तथा 4 की माध्यिका 5 है तो यक्स का मान होगा। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए। ये कौन सा है प्रैक्टिस सेट 21 है। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है माध्यिका दिया है 5। ठीक, और संख्याएं दी हैं 3 x 10 और 4। तो यक्स का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का जो सीरीज है उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माध्यिका बराबर देखिए 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 4 है। और देखिए माध्यिका का मतलब होता है बीच का मान। ठीक है, तो बीच का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ये देखिए यक्स का मान निकालना है तो हम यक्स क्या करते हैं, बीच में रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 10 रख देते हैं। आ रहा समझ में। चलिए अब माध्यिका कितना दिया है 5 दिया, 5 यहाँ कर दिए। अब इनमें देखिए हम बताए थे कि जब अरेंज कर लेते हैं तब देखते हैं वो संख्या किसमें सम है विषम है। देखिए 1 2 3 4, 4 है ये सम में है। तो 4 में हम क्या करते हैं बीच का मान देखते हैं। तो ये दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। ठीक, और 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए इसके साथ। 5 × 10 4 प्लस यक्स कितना आ जाएगा 10 4 प्लस यक्स। तो यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यक्स इक्वल टू कितना आएगा 6। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, यानी यक्स का वैल्यू कितना आया है 6 आया है। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है वह संख्या जिसके 9 गुने और 4 गुने का अंतर 65 होगा। बताइए कितना आसान है। वह संख्या मान लेते हैं यक्स है। ठीक, तो क्या करेंगे संख्या कह रहा है जिसके 9 गुना, तो संख्या में यक्स माने हैं तो यक्स का ही 9 गुना है ना, तो ये कर दिए माइनस का अंतर कितना 65 है। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 5x = 65, x = 65 अपन 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15, कितना इसका आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके कौन सा होगा। ठीक, हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000 हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक, तो कह छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो। तो अब क्या करेंगे हम इसमें 7 से विभाजित कर लेते हैं। तो 7 एकड़ में 7 7 चौको 28, फिर 7 दूनी 14। आया समझ में। अब कितना हो जाएगा 6 बचेगा। देखिए 6 क्या है शेष है ना, तो हम क्या करते हैं जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें से हम इसको शेषफल को हटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 7 - 6 = 1। अब 1 जो आया है ये क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या में एक से एक संख्या को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा देखिए 1000 है, अब +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी वो संख्या यानी यही संख्या है जो 7 से क्या विभाजित होगी। विभाजित होती है कि नहीं होती है तो देख लेते हैं। आ रहा समझ में। तो मान लीजिए हम क्या कर दें यहाँ पे 1 रख दें, यही है ना ये संख्या। अब देखते हैं भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है, घटाते हैं हम लास्ट में इसको, 1 यहाँ ले जाते तो क्या होता है 7 × 3 = 21। तो देखिए कट जाता है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 पे पावर 2x + 4 = 16 पावर x तो x³ बराबर होगा। यानी दिया है देखिए दिया है 2 पे
2x प्लस 4 इक्वल टू 16x, यही दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि x किसके बराबर होगा, इसका मान पूछ रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 है, 2x प्लस 4। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड कितना हो रहा है, तो 2 दूना ये 2, ऐसे कर लीजिए 16 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो कितना हो रहा है 1 2 3 4, यानी क्या हो रहा है 4x हो रहा है। ठीक, तो जब आधार समान होता है तो हम क्या करते हैं, घात को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, 2x प्लस 4 इक्वल टू 4x। ठीक है, यही है। अब सॉल्व कर लीजिए 4, तो इसको इधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 4x माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 4/2, 2 से 2 काट दिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर नहीं हो गया, मतलब x का वैल्यू इतना आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है x की मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, x है, x पे 2 रख देंगे, या 3 है, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राजदीप 80,000 में एक मोटरसाइकिल खरीद कर उसे 60,000 में बेचता है तो उसकी हानि क्या होगी। ठीक है, हानि को हानि कब होता है, जब हम ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तभी तो होता है। चलिए तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए, क्या होता है इसका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अपान क्रय मूल्य हमेशा नीचे 100। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसका ये भी बताए थे कि यम माइनस यन अपान यन इंटू 100 कर देते हैं। आ रहा समझ में, जैसे क्रय मूल्य तो इसको क्रय मूल्य मान लेंगे, ये विक्रय मूल्य जितना दिया होगा, क्रय मूल्य कितना दिया है 80,000 दिया है, तो 80,000 यम हो जाएगा, और जो 60,000 बेचा गया है विक्रय वो क्या है आपका यन मान लेंगे, उसी को लगा देना आ जाएगा। चलिए देखिए क्रय मूल्य कितना है आपका, बताइए 80,000 है। ठीक, अब विक्रय मूल्य कितना है 60,000, क्रय मूल्य कितना है, यहाँ देखिए 80,000 है ना, इसी को रख लीजिए, साल कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे अपान 100 कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, फिर इसको इससे काट दीजिए। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 पचे 20, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25% क्या होगा इसका हानि होगा, ये क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट में यहाँ 25 बच रहा है, 2 से काटेंगे तो कितना है 25 नहीं आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 20 पुस्तक के बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए दिया है विक्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य, यानी 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो उसका हमेशा क्या करते हैं। ठीक है, देखिए लगाते हैं, लाभ प्रतिशत कर रहा है ना, देखिए लाभ प्रतिशत हमने कर दिया। ठीक, इसके पहले बताए थे एक क्वेश्चन आता था इतना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर था। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि इसमें एक को हम यम मान लेते थे, जैसे चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, है जैसे विक्रय मूल्य पहला दिया विक्रय मूल्य, ठीक है, एक विक्रय मूल्य दिया है कितना 20, और दूसरा विक्रय मूल्य कह रहा है बराबर, दूसरा विक्रय मूल्य कितना दिया है 4। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं यम मान लेते हैं, इसको यन मान लेते हैं, यही बताए थे ना, आ रहा समझ में। ठीक है, तो हम क्या करते थे उसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में हम क्या करते थे ऐसे कर लेते थे, यम माइनस यन अपान यन इंटू 100 करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य उतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब हम इसी का उल्टा कर देते हैं, यानी यन अपान यम माइनस यन कर देते हैं, आ रहा समझ में, इंटू 100 कर देते हैं। चलिए तो यम ये हो गया और यन ये हो गया, आ रहा समझ में। तो हम क्या करते हैं यन को ऊपर लिखते हैं, यन कितना है आपका 4 है, तो 4 ऊपर लिख देते हैं। ठीक, अब यम माइनस यन, तो यम कितना है 20 है, यन कितना है 4 है, यही है ना, कौन सा फार्मूला इस पे हम रखे हैं, सॉरी इस पे नहीं रखे हैं, इसके लिए कौन सा फार्मूला होगा यन अपान यम माइनस यन इंटू 100, यही है, इसी पर रख देंगे। कब रखेंगे, जब क्वेश्चन कहेगा कि इतने वस्तुएं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तब ये, अब वहीं पे अगर पूछ देगा कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा, क्रय विक्रय दिया रहेगा, आ रहा समझ में, तब हमेशा इसका उल्टा लगेगा, यम माइनस यन अपान यन इंटू 100। लेकिन अगर विक्रय मूल्य दिया है
या क्रय क्रय मूल्य दिया है तो ये वाला लगाएंगे इसी में। हम रख दिए हैं, चलिए ज़्यादा देरी न करें। यहाँ क्या आ जाएगा 4 और ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 16 100, तो 4 चौको 16 और 25 चौको 100, यानी इसका कितना आएगा 25% लाभ। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पूरा यहीं पे क्लियर करते चल रहे हैं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो तरणों का कटान बिंदु प्रदान करता है, तो माध्यिका होगा। दोनों जैसे आरोही क्रम में लिख लिया अवरोही क्रम में लिख लिया तो बीच का मान बराबर होगा, तो वही कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत कमी होगी। आ रहा समझ में? तो देखिए जब इस तरह का हो कि उससे वेतन इतना अधिक हो तो कितना कम होगा, ये सब चीज़ें तो हम बताए कि इसके लिए क्या होता है कि ट्रिक होता है 30/130 गुणा 100 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 300 5 13, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 4 13 तिया 39, यानी 23 सही 1/13% क्या होगा कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर? आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया है कि ज़्यादा देरी नहीं लगेगी समझने में। देखिए नेक्स्ट कह रहा एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस प्रेक्षागृह की आय की में कितनी वृद्धि होगी बताइए। तो क्या इस पर करेंगे आय में वृद्धि? आय में वृद्धि पहले कितना है 25 दिया है, तो बाद में कितना दिया 12 कर दिया है टिकटों में। ठीक है, सीटों की संख्या 25 कर दिया, टिकटों में भी वृद्धि कर दिया, तो वृद्धि हर जगह तो वृद्धि कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 25 12 कितना हो जाएगा 37, ठीक है, प्लस ये 25 चौको 100 4 3 का 12, यानी 3 हो जाएगा, यानी 40% क्या होगी वृद्धि होगी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 प्रेक्षकों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा बताइए। जब गुना करेंगे प्रत्येक को तो सब क्या होगा गुना ही होगा। सारा समझ में? तो 8 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा कॉमन सेंस से, तो आपका आंसर कितना आ गया 16 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यदि कोण ए इक्वल टू 80 डिग्री तो कोण बी ओ सी कितना अंश होगा। चलिए त्रिभुज कह रहा है तो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, और कह रहा है बी और सी आंतरिक द्विभाजक यानी इसका द्विभाजक कह रहा है। ठीक है, और वो कहाँ जाकर मिलते हैं बिंदु जो होगा वो ओ पे मिलते हैं। ठीक, तो कह रहा है कोण ए कितना 80 है, कोण ए कितना है 80 है, तो बी ओ सी यानी इसका मान पूछ रहा है। आ समझ में? देखिए इसका नॉर्मली सब क्या कौन सा प्रोसेस हो सकता है, या आप देख के इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर इतना आएगा। कैसे? देखिए ये कोण कितना है 80 है, तो हम जानते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों अंत कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो जब एक 80 हो गया है तो ये दोनों ये देखिए आ रहा समझ में, दोनों कितना कितना का होगा 50-50 का होगा कि नहीं। ठीक है, और ये 50-50 का होगा, तो अब देखिए ये समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक का मतलब होता है उस कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो जब ये 50 है तो ये 25 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये भी 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 25 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, देखिए इतना आ गया समझ में। अब क्या होगा जब ये 25-25 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 होता है तो 180 में से 50 निकाल देंगे कितना होगा 130 डिग्री होगा। कितना होगा 130 डिग्री। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए अगर कंफ्यूजन हो जाए कहीं तो आप कुछ न कीजिएगा, इसका एक होता है कौन सा, क्या पूछ रहा है ओ का मान पूछ रहा है ना। देखिए कोण बी ओ सी का मान पूछ रहा है, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा 90 प्लस, ठीक, आप ये है ना कोण 80, कोण ए कितना है 80 है, तो कोण ए अपन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। आ रहा समझ में? बस इसी पे लगा देंगे, इसको याद रखिएगा। इस तरह का पूछेगा ऐसे रख लेंगे। तो 90 प्लस कितना है 80/2, तो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 90 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री।
तो ऐसे भी सॉल्व करके लगाया जाता है। तो आप ज़्यादा तो कोशिश कीजिएगा, यहाँ से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस पर रख के निकाल लीजिए। ये आ गया आंसर आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 330 मीटर दूरी तय करने के लिए 100 सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया कितना चक्कर लगाएगा। देखिए चक्रों की संख्या वाला आ गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं दूरी कितना दिया, लिख लेते हैं। दूरी कितना है आपका 330 मीटर। अगर दूरी मीटर में दिया है तो हम वही रहने देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद पूछ रहा है दिया है व्यास। व्यास कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, बस यही है। अब चलते हैं लगाते हैं फार्मूला। क्या बताए हैं आपको, चक्रों की संख्या यानी एन इजकल टू दूरी बटे 2 पाई आर। आ रहा समझ में। दूरी कितना है आपका 330, इसलिए लिख दिया। 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है 50 है। आ रहा समझ में। अब किस में है, ये सेंटीमीटर में है। तो देखिए ऊपर ये जो है वो मीटर में है। ठीक है, तो इसको भी तो मीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के हम क्या करेंगे, 100 से काट दे देंगे। आ रहा समझ में। चलिए अब कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 50 50 50 कट जाएगा। अब यहीं पे सॉल्व कीजिए, ये 7 है ऊपर चला जाएगा। 330 गुणे 7/22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, क्या हो जाएगा 15। 15 सत्ते कितना आ जाएगा 105, यानी 105 चक्कर पूरा वो लगाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, यानी खाने का मतलब ऑप्शन जो दिया है वो डी होगा सही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलार्ध के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल होगा। देखिए पिछले वाले प्रीवियस सेट में बताए थे। इसके लिए क्या करेंगे आप, गोलार्ध का ठीक है सतही, अच्छा वक्र पृष्ठ लिख लीजिए, वक्र सतही पृष्ठ, सतही वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r²। यही होगा इसका फार्मूला। रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे, देखिए व्यास दिया है कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो उसको हम त्रिज्या में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आधा ही तो होता है त्रिज्या व्यास का, तो हम व्यास में बटे 2 कर देंगे। देखिए 2 बार है यहाँ पे, तो आप क्या करिए 2 बार इसको कर लीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पे 2 11 7 7 11 7 77 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो चलिए हम अब पहले लिख लेते हैं लंबाई कितना दिया है। लंबाई दिया है 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई जो दिया है वो है 3। मीटर में है सब। तो हम जानते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे का है क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है इसका सूत्र। रख दीजिए 2, लंबाई कितना है 5, चौड़ाई 4 गुणे ऊंचाई 3। ठीक है, देखिए 2 गुणे 5 9 गुणे 3, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x³ + 1/x³ - 2 के गुणनखंड होंगे, यानी इसके गुणनखंड पूछ रहा है। इसके x³ + 1/x³ - 2। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये -2 इसको हटाने के लिए ठीक है इसमें +1 करते हैं और -1 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम किसी संख्या में +1 -1 यानी कोई संख्या को जोड़ते हैं और उसी संख्या को घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे वही किया गया है, इसलिए क्योंकि इसको हमको क्या करना है -2 को हटाना है। आ रहा समझ में। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। x³ + 1/x³ और माइनस माइनस से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो +1 - 3। आ रहा समझ में। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे।
चलिए अब चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये +1 है, इधर हम लेके आ सकते हैं कि नहीं? चलिए लेके आते हैं। 1 + x³ + 1/x³। हम इसलिए इसको इधर लेके आए हैं कि जो ऑप्शन दिया है उसमें आंसर सही है। ठीक, अब देखिए ये बताइए, हम 1 दिया तो इसको हम क्यूब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब कर दिए, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? x + 1/x³ लिख सकते हैं, कहा नहीं लिख सकते हैं? लिख लिए। अब कोई फार्मूला याद आ रहा है? फार्मूला कौन सा? a³ + b³ का। तो क्या होता है a + b, दूसरे में a² + b² माइनस क्या होता है? ab होता है। आ रहा समझ में दूसरे कोष्टक में? इसी में हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 + एक कोष्टक में x + 1/x, एक कोष्टक में हो गया। अब दूसरे में मतलब ये वाला हम लोग लिखिए, अब इसको लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर कर दें। देखिए इसको मान लेते हैं, केवल इसको मान लेते हैं ए, और इन सबको मान लेते हैं इतने को बी, तो आराम से रखने में सुविधा होगी। a² हो गया प्लस b² को क्या करेंगे हम? x + 1/x का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 1 इंटू, ठीक है, x + 1/x यानी a² + b² माइनस xy, यानी ए बी उस पर रख दिया। आ रहा समझ में? चलिए और इसको सॉल्व करते हैं। 1 + x + 1/x एक कोष्टक में हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर है तो x² / 1/x², -1 है, ठीक है, इंटू है। अब देखिए ये बाहर का चिन्ह माइनस, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, x - 1/x यही है। आ रहा समझ में? ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ कट जाएगा, इससे इसको काट दीजिए। ठीक, आई होप समझ में आ रहा है। ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, तो चलिए इधर लगा देते हैं। क्या बच रहा है? 1 + x + 1/x, एक वाला, ये वाला पूरा यहाँ रह गया। और दूसरे में क्या बच रहा है? x² + 1/x² माइनस x - 1/x, ये बच रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बताइए? सही आया है, ऑप्शन आया है आपका सी, जो इसमें ऑप्शन सी है वही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी इसको कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग इधर लेके आए थे 1 को ना, इधर लेके ना आके यहाँ इधर कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा सही। आंसर तो केवल यही होगा, ये 1 + 1 इधर है तो उधर जाके इधर क्या हो जाए? +1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने कर दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं BC CA तथा AB को क्रम से आगे बढ़ाने पे बहिष्कोण ACD BAE और CBF बनते हैं, तब कोण ACD प्लस कोण BAE प्लस कोण CBF होगा। यानी पहले इसका मान पूछ रहा है, ये लिख देते हैं। कोण ACD प्लस कोण BAE प्लस कोण CBF, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज की जब बात हो, त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। ए हो गया, बी हो गया, सी, और कह रहा है इसका आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, तो BC को हम आगे बढ़ा दिए तो ये बहिष्कोण बन गया। ठीक है, AC है, CA है, इसको हम इधर बढ़ा दिए तो यहाँ पे एक बहिष्कोण बन गया। आ रहा समझ में? फिर इसको हम बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहिष्कोण बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका? ये मान लेते 1 है, ठीक है, और ये 2 है, और ये क्या है आपका? 3 है। ठीक, तो अब कह रहा है इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन हो और ये है, ये बी है, ऐसे बाहर कर लें, सी है, ठीक है, तो देखिए कोण ए है ना, ये बहिष्कोण, ठीक है, तो कोण ए, देखिए कोण ए के लिए क्या हो जाएगा? ये संगत कोण, क्या बनेंगे? कोण ए का ये दोनों संगत कोण क्या होते हैं? का योग बराबर होता है। कहने का मतलब कोण ए किसका होगा? कोण 2 प्लस कोण 3। आ रहा समझ में? इस बहिष्कोण के लिए इन दोनों का योग क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, चलिए वैसे ही कोण बी देख लेते हैं। कोण बी है, ये 2 है, ठीक है, तो अब ये बहिष्कोण जो बना है यहाँ पे बी का, तो ये शेष ये क्या होंगे? इन दोनों के योग के बराबर होंगे, यानी कोण 1 प्लस कोण 3 संगत कोण है। ये सब बहिष्कोण के संगत कोण है। आ रहा समझ में? देखिए इतना आगे समझ में। अब कोण सी है, कोण सी कौन सा है? ये है, तो अब इस बहिष्कोण के अनुसार इन दोनों का योग क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण ए प्लस कोण 2,
आ रहा समझ में? ठीक, जब आ रहा तो चलिए ना कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस, ठीक है, ऐसे ही कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, ऐसे दिया है। आ रहा समझ में? तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू, यहाँ पे दो दो है, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, कहने का मतलब दो दो कोण दिया है। तो जब दो दो कोण देखिए इसे 2 कोण 2 प्लस 2 कितना है, कोण 3 भी है, 2 कितना है, कोण 1 भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन नहीं निकालेंगे। अब इतना हम कर लिए, ठीक है, पूरा लिख दिया, कोण ए कोण बी प्लस कोण सी, मतलब तीनों का योग हम क्या किए हैं, यहाँ पे कर लिए हैं। यानी बी के जगह पे इतना रखे थे, ये तीनों को जोड़े हैं तो ये आया है। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3। आ रहा समझ में? तो 2 आइए, तीनों कोण है देखिए 1 2 3, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो तीनों की जगह पे हम क्या कर दें, यहाँ 180 कर दें डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ इनके जगह पे क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 360 डिग्री, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? कुछ नहीं किया गया है, जैसे बताएगा उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 कोष्टक में एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स दिया है। देखिए कोई लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है 8x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और दिया है, इधर देखते हैं, चलिए यहीं पे लगा लेते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो लिख लीजिए वो भी 28x क्यू माइनस 1 दिया है। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व करना है। कह रहा है इसमें उच्चतम उभयनिष्ठ घटक है। उभयनिष्ठ क्या होता है, दोनों में कॉमन जो होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं, ये तो पहले से बाहर है। ठीक, तो हम एक्स निकाल दिए। अब क्या यहाँ बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसको गुणनखंड कीजिए तो 8x क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और देखते हैं उसको जोड़ने घटाने के बीच का मान आ रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं, तो आ ही जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी यहीं पे तोड़ लेंगे हम। आ रहा समझ में? क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स। अब इनके बीच में कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकलेगा, एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, यहाँ पे 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में ना, ये बाहर की चीज माइनस था तो अंदर की चीज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, कॉमन में निकल रहा है एक्स माइनस 1, ये और फिर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसका हो गया गुणनखंड। अब इसका हम कर लेते हैं, क्या दिया है जानने के लिए क्या करेंगे, 2 दूना 4 4 सत्ते 28, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होता है, एक कोष्टक में एक्स माइनस 1 हो ही गया, और दूसरे में क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू 1 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक, आ रहा समझ में? तो देखिए अब क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस एक्स, ठीक है। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे ना, तो इसका कितना आएगा, देखिए 2 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक कोष्टक में और दूसरे एक्स प्लस 1, यही आएगा इसके जगह पे, गुणनखंड करके आप देख लीजिएगा। ठीक, अब मान लीजिए हमको इतना मिल गया, क्या मिला, 2 इंटू 7 एक्स माइनस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें, ये समीकरण 2 है, इसमें क्या कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक, आ रहा समझ में? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का तुलना कर लेते हैं, जो तुलना करते हैं वही क्या हो जाएगा, आपका उभयनिष्ठ जो होता है दोनों में वही मौसम होता है। तो मौसम देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलिए इसके जगह हम लिख लेते हैं इसको तुलना करने के लिए, यानी 2 इंटू टू इंटू एक्स माइनस 1
फिर x माइनस 1 ये दिया है, ठीक है। तो इसमें हम तुलना कर रहे हैं मौसम क्या होगा, आ रहा समझ में। देखिए ये मिल गया, तो क्या मिला 2 × 2, और इसमें देखिए 1 माइनस ये x माइनस 1, और देखिए और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 4 और x माइनस 1, यही क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ यही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 22 सेंटीमीटर लंबे तथा 12 सेंटीमीटर चौड़े एक आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक खोखला बेलन बनाया गया है, इस प्रकार बने बेलन का आयतन होगा। बताइए, ये हम लोग के सिलेबस में है नहीं बेलन, और क्या है भाई बेलन हम लोग सिलेबस में है नहीं, लेकिन दिया है तो हम बता देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आयतकार कागज दिया है, चलिए आयतकार कागज है तो हम बना ही लेते हैं। ए बी सी डी, और लंबाई दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दिया है 12 सेंटीमीटर। आया इतना समझ में। तो कह रहा है कि लंबाई के अनुदिश, यानी ये लंबाई, अच्छा है ये लंबाई अनुदिश मोड़ कर एक खोखला बेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अनुदिश का मतलब क्या होगा, इसको पकड़ के घुमा रहा है, कैसे ही तो बनेगा। आ रहा समझ में, कहने का मतलब बेलन बना रहा है, तो बेलन ऐसे ही तो बनता है। देखिए यानी ये जो होगा ना आपका, ये क्या होगा, यच होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊंचाई तो वही है, केवल लंबाई चेंज हो गया है। लंबाई किस में हो गया है, परिधि में, वृत्त का परिधि बन गया है। ये क्या है, वृत्त बना है, परिधि हो गया। आ रहा समझ में। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक, तो देखिए हमको त्रिज्या मालूम है, नहीं मालूम है। ठीक, तो जब त्रिज्या मालूम नहीं है तो कैसे बेलन का आयतन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम वृत्त का परिधि निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो किसमें बदल गई है, परिधि में। तो परिधि से ही क्या करेंगे हम, देखिए ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। जब गोलाई बन गई, ये त्रिज्या नहीं हो जाएगी, तो परिधि से ही तो निकलेगा। तो चलिए लगाइए, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, आर समझ में। अब परिधि कितना है, टोटल 22 है। देखिए 22 2 गुणे 22/7, और आर हमको निकालना है। आर समझ में। चलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणे 7/2 गुणे 22, ऐसे हो जाएगा। तो 22 काट दीजिए, ऐसे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 3.5 हो जाएगा। आर समझ में। अब त्रिज्या हमको मिल गया 3.5, अब किसमें है, सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस त्रिज्या को इसमें हम रख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच में रख देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच में यहीं पे रख देते हैं। तो 22/7 गुणे 3.5, 3.5 2 बार है ना। और ऊंचाई कितना दिया था, ये देखिए ऊंचाई ये है, तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सॉरी यहाँ पे 2 बार होगा, गुणे 3.5 गुणे एच कितना है आपका 12 है। तो इसको हम क्या करें, 10 हटाने के लिए 10 कर देते हैं गुणा। आ रहा समझ में। चलिए ये 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10। आ रहा समझ में। 7 से 7 काट दीजिए, 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 ने 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 छक्की 12, 12 कट गया। तो कितना बच रहा है ऊपर, 11 गुणे 7 गुणे 6, तो 11 7 77। ठीक है, 77 और 6 कितना हो जाएगा, ठीक है 6 7 42 के 2 80 4, 6 7 42 4 46, 462 क्या हो जाएगा इसका। अब आयतन पूछा है ना, तो आयतन क्या हो जाएगा, यानी 462 घन सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 462। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डीआई से है। ठीक, डीआई से तो हम इसको बता देते हैं। डीआई के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा प्रतिशत में मान दिया हुआ है। ठीक है, और इसका कुल संख्या, कुल खर्च ये सब नहीं दिया है, केवल बस प्रतिशत दिया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, कह रहा है यदि 2020 का कुल खर्च 46,000 था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना होगा।
हम बताए थे आपको कि सबसे पहले इस तरह का दिया हो, क्या दिया हो, इस तरह का, तो हम क्या करते हैं कि 1% का मान निकाल लेते हैं। आ रहा समझ में? ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे अगर कुल दिया रहता है, कुल खर्च तब तो हम 1% का तो मान निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि इस पे अधूरा क्वेश्चन के अनुसार लगेगा। कह रहा है 2020 का कुल खर्च, यानी ये पूरा जो खर्च है प्रतिशत में वो 2020 में खर्च किया गया है। आ रहा समझ में क्वेश्चन करते हुए? तो टोटल का कितना है, ये टोटल कितना है, कुल खर्च का मतलब 100%। पहला क्वेश्चन है 100% में खर्च हुआ है कितना, 46,000। ठीक, तो ये बताइए 1% में क्या होगा, यानी 460 रुपया होगा। आ रहा समझ में? इतना आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, जब ये मिल गया तो इनमें से कुछ भी पूछेगा तो हम उसको नहीं निकालेंगे, सीधे 460 से क्या करेंगे, गुणा करके निकल जाएगा। तो चलिए, उसी में कह रहा है भोजन की मद में किया गया खर्च, भोजन कहाँ है, ये 23, यानी भोजन का कितना है, 23% है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 460 गुणे 23। ठीक, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ गुणा कीजिए, 460 23, 3 शून्य शून्य, 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 0 8 5 10, यानी 10,580, 10,580 क्या हो जाएगा रुपया, इसका खर्च होगा। आ रहा समझ में? ठीक, इसी तरह का दिया दूसरा क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। देखिए, इसमें भी दूसरे वाले में कह रहा है यदि कुल खर्च 46,000 था, देखिए तो भाई कुल खर्च 46,000 था तो 1% कम निकालने, कुल का मतलब 100%। अब कह रहा है वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ होगा, तो जब 1% यहाँ निकला था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आवास का कह रहा है और वस्त्र का कह रहा है, तो वस्त्र ये दोनों काम किए होते तो उनको जोड़ के नहीं निकाल देते, निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसको इन दोनों को क्या करना है, कुल कह रहा है दोनों का, आवास का कुल कितना खर्च, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 15 10 कितना होता है, 25, 25 है, 25%। अब क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, 460 गुणे 25, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 11,500 रुपया आएगा इसका आंसर। ठीक है, गुणा करके आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा भी इसका। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात। तो देखिए 1% का निकला था कितना, 460 रुपये, तो सब हम कर दिए होते तो यहाँ पे अनुपात में रख नहीं देते, रख देते हैं। तो चलिए अगर नहीं रखे हैं तो ये ऐसे भी निकल जाएगा। आवास पे कितना है, 15%, ठीक है, और शिक्षा पे कितना है, 12%। देखिए कितना जा, 3 5 15, 3 4 12, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको आज का पढ़ाया होगा बाकायदा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।